नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट फ्लेमिंगो की सभी पोएम्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार सभी पोएम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितने भी पोएम्स के नोट्स हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आ जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी सारी पोएम्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे मिशन 100 को, जिसके अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माय मदर एट 66 और यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसको कमला दास मैडम के द्वारा लिखा गया है। और कमला दास का जन्म मलाबार केरला में हुआ था एंड यार बहुत ही फेमस ये पोएट है भारतवर्ष के अंदर। इनकी जो कविताएं हैं वो ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी और इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के लिए जानी जाती है। इसका मतलब ये जो इनका कंटेंट रहता है एकदम ओरिजिनल रहता है, फ्रेश रहता है, वर्सेटाइल रहता है, मतलब डिफरेंट डिमेंशंस को ये कवर करती हैं और बिल्कुल इंडिजिनियस फ्लेवर का मतलब माटी की खुशबू आपको इसमें देखने को मिलती है। एंड इनका जो पेन नेम है वो है माधवी कुट्टी। तो कभी कभार एमसीक्यू बैटल्स में पूछ लिया जाता है तो मैंने बता दिया आपको। देन इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस लेसन का दे देता हूँ जिससे जो थीम वाले क्वेश्चन है, मैसेज वाले क्वेश्चन है, उनको डील करने में आपको आसानी रहेगी। सो माय मदर एट 66 जो चैप्टर है कमला दास मैडम के द्वारा इसको लिखा गया है और इसके अंदर वो कैप्चर करती हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। तो यार देखो, जो रिलेशनशिप्स रहते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कभी उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर कैप्चर किया गया है माधवी कुट्टी मतलब कमला दास मैडम के द्वारा। इस पोएम के अंदर यहाँ पर वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉन्डिंग का, कि कैसे एक माँ और बेटी का जो बॉन्ड है वो सबसे अटूट रहता है, सबसे निराला रहता है, सबसे अनोखा रहता है। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी किया गया है पेन एंड फियर ऑफ द पोएट। तो किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है? दर्द और फियर, भय, इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है ऑफ लूजिंग हर मदर। कि कहीं यार अब 66 एज हो चुकी है, इंडिया के अंदर वैसे भी एवरेज एज जो 67 के आसपास ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो बिल्कुल अब मरने के किनारे पे वो आ चुकी है। तो यार इसलिए अब जो पोएट है उसको डर भी लग रहा है और कहीं ना कहीं उसको पेन भी हो रहा है कि मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। और डेफिनेटली यार डेथ तो एक अल्टीमेट रियलिटी है, आज न कल सबको मरना ही है। तो अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस का देख लेते हैं। तो आप अपने एंड पर फ्लेमिंगो की किताब को खोल लीजिएगा, कहीं डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो इंपॉर्टेंट जो शब्द रहेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा उनकी मीनिंग। बिसाइड मतलब अलॉन्ग साइड है ना, जस्ट पास में बैठना। सो जो पोएटेस है यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि एक बार उसने अपने पेरेंट्स के हाउस को विज़िट किया था कोचीन में। कोचीन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? केरला में। इट वॉज फ्राइडे है ना, शुक्रवार का दिन था एंड वो ड्राइव कर रही थी वापस बैक टू एयरपोर्ट। हो सकता है छुट्टी मनाने वो आई हूँ, अब छुट्टी खत्म हो रही हूँ तो वापस वो अपने घर पर जा रही होंगी। तो कोचीन एयरपोर्ट वो जाती हैं ड्राइव करके। उन्हीं के साथ उनकी बूढ़ी माँ भी वहाँ पर बैठी हुई थी एंड पोएट अपनी माँ को एक बार देखती है। सेकेंड स्टेंजा में बता रखा है डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। तो डोज मतलब होता है एक छोटी सी झपकी लेना, जैसे दिन में हम लेते हैं। एशियन मतलब होता है एकदम पेल है ना, राख की तरह। पेल मतलब कलरलेस। और कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। सो वो अपनी मदर को देखती है जो कि बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी और वो बैठे बैठे सो रही थी। ठीक है, सो आप जैसे यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं तो बिल्कुल यार बूढ़ी अब वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, थक जाती हैं, तो वो सो रही थी और उनका माउथ भी सोते सोते खुला हुआ था। फर्दर वो एक्सप्लेन करती है कि जो उनका माँ का फेस था उसका कलर बिल्कुल एक राख की तरह हो गया था, है ना। राख मतलब क्या होता है? दैट देयर वॉज सम स्मोकी अपीरियंस था उनके फेस के ऊपर एंड उनकी जो बॉडी है बिल्कुल यार एकदम ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी के साथ वो बैठी हुई हो, क्योंकि कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं था। थर्ड स्टेंजा में दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, मानवीयकरण अलंकार, जहाँ पर क्या होता है जब नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी से दर्शाया जाता है। जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को ह्यूमन की क्वालिटी से दर्शाया गया है ना, क्योंकि स्प्रिंटिंग कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा।
मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, है ना, बच्चों को स्पिल करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर लग जाएगा आउट ऑफ देयर होम्स। तो स्पिलिंग मतलब क्या होता है, ढुलना या लेट आउट। स्प्रिंट करना मतलब बहुत ही तेज दौड़ना। सो पोएट रियलाइज़ करती है कि यार जो उनकी मदर है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, एंड इसका जो अपनी पोएट है उसको दुख भी होता है कि यार इतनी जल्दी क्यों बूढ़ी हो रही है मेरी मम्मी। बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट। वो सोचती है कि यार अगर मैं ऐसा सोचती रहूँगी तो क्या पता मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं थोड़ा बाहर देखती हूँ। जैसे वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है बाहर, तो वो देखती है कि अरे ट्रीज़ ऐसा लग रहा है वो दौड़ रहे हैं, है ना। वैसे तो देखो ट्रीज़ तो स्टेशनरी थे, चल रही थी उसकी कार, लेकिन जनरली होता है ना, हम भी कभी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है ट्रेन तो रुकी है, बाकी सब दौड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से उसको भी फील हुआ कि सारे ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, यंग ट्रीज़ एकदम। देन थोड़ा सा आगे उसको दिखता है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं भाई साहब एकदम खुशी में, है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते। तो यहाँ पर दो सीन हमें दिखाए गए हैं, एक कार के अंदर का सीन, एक कार के बाहर का सीन। कार के अंदर का सीन यार एकदम से शांत सा, है ना, एकदम डल डल, जबकि हम बाहर देखते हैं तो फुल ऑफ लाइफ, एकदम सब कुछ आपको एनर्जी से भरा, है ना, और सब कुछ एकदम चीयरफुल देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न भी आता है कि दोनों को कैसे कंपेयर किया गया है, तो बताना कि अंदर का सीन डल है, बाहर एकदम ब्राइटनेस है, चीयरफुल है, यूथफुलनेस है ना। अंदर बूढ़ी लेडी के बारे में बताया गया है, बाहर यंग ट्रीज के बारे में बताया, यंग चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है। तो दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है। स्टेंजा 4 में बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट हर अगेन वैन पेल। वैन मतलब होता है एकदम डिम या वीक, और पेल मतलब होता है कलरलेस। तो पोएट कंटिन्यू करती है और वो बताती है कि जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और हमारा सिक्योरिटी चेक हो जाता है, तो देखो यार उसकी मम्मी तो वहीं रुकने वाली थी, जैसे सिक्योरिटी चेक होता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, और सिक्योरिटी चेक के बाद फिर कोई वहाँ पर अंदर नहीं जा सकता एयरपोर्ट के। तो नोटिस करती है दूर से अपनी मम्मी को और देखती है कि अरे यार इनका फेस कितना ज़्यादा डल हो चुका है, कितनी ये वीक लग रही हैं, कितनी ये पेल लग रही हैं, है ना, कलरलेस एकदम से लग रही हैं। स्टेंजा 5 में है कि एज लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई वॉज सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर स्माइल 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 में रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है ना। रिपीटेशन मतलब जब कोई भी शब्द रिपीट हो जाता है, जैसे स्माइल 3 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर रिपीटेशन हम लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। पहला तो कि आखिरी शब्द क्या थे उनके पोएट के, तो ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ये उनका आखिरी शब्द था। और आखिरी एक्सप्रेशन क्या थे, स्माइल के थे, है ना। वो कितना ही दुख हो लेकिन वो क्या करती है, अपने आप को वहाँ पर मुस्कुराने के लिए मजबूर करती है, और वो मुस्कुरा के अपनी माँ को एकदम ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल देती है कि मैं आपको वापस मिलूंगी मम्मी। सो यहाँ पर है पोएट कंपेयर करती है मदर को लेट विंटर के मून से, क्योंकि आप एकदम अमावस का चांद देखोगे तो उसमें कोई वहाँ पर शाइन नहीं रहती है ना, एकदम डल रहता है। जैसे पूर्णिमा का चांद एकदम ग्लोइंग रहता है, अमावस का एकदम लाइट रहता है। तो उससे उसकी माँ के फेस को कंपेयर किया जाता है कि बिल्कुल यार अब उनके चेहरे से पूरा यूथ शाइन सब कुछ हट चुकी है। हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक, और पोएट फील करती है अब वो जो सेपरेशन है ना। तो पोएट की एक चाइल्डहुड फियर भी था, और वो चाइल्डहुड फियर था कि कहीं मैं अपने माँ बाप से बिछड़ तो नहीं जाऊँगी, कहीं मैं अपने माँ से तो नहीं बिछड़ जाऊँगी। और वही चाइल्डहुड फियर अब वापस आ रहा था कि यार मैं अपनी माँ से कहीं हमेशा के लिए तो नहीं बिछड़ जाऊँगी। देन एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर द पेन ऑफ सेपरेटिंग, है ना। जनरली जैसे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो अपनी माँ से बिछड़ना पड़ता था, तो वो तो छोटा पेन था। लेकिन अब तो ऐसा था कि भाई मतलब पूरी हमेशा के लिए वो पेन रह सकता था अगर उसकी माँ उसके बीच में नहीं रहती थी। तो अब उसकी मदर जो थी शी वॉज़ वेरी ओल्ड एंड शी वॉज़ अबाउट टू डाई। पोएट फील करती है दैट ये मे बी लास्ट टाइम हो जब मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, लेकिन वो अपने इस फियर को हाइड करती है, एंड वो बिल्कुल पॉजिटिविटी से बोलती है कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे वापस मिलूँगी। एंड वो ऐसा इसलिए बोलती है बिकॉज शी डज नॉट वांट टू लूज़ हर मदर, है ना। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उससे बिछड़ जाए। अब हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, तो कौन सा वो पेन और एक था जो पोएट फील कर रही थी, तो वो था सीज हर एजिंग मदर, ठीक है, शी इज़ अबाउट टू डाई, एंड वही पेन उनको वहाँ पर फील हो रहा था। ये पेन सिमिलर था जो कि एक बार उसको बचपन में फील हुआ था। शी फील्स दैट हर मदर इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल, है ना, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, एंड अब शायद वो जल्द ही मर जाए, जल्द ही उनका सेपरेशन हो जाए। टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन, ठीक है। तो समय और मौत किसी को नहीं छोड़ते हैं, समय भी बीतता जाता है और जो मौत है वो भी सबको आनी है। नॉट इवन पोएट्स मदर, एंड सो शी हैज़ टू लूज़ हर मदर। तो यही उसको क्या था, पेन भी था और यही उसको दर्द भी था।
नाउ वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो यंग ट्रीज का एज स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया? तो पोएट जब अपनी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, जब वो कार के बाहर देखती है तो क्या देखती है कि जो ट्रीज़ हैं दे आर रनिंग फास्ट एंड इट सीम्ड एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो मेन मतलब था पोएट का ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग दिखाने का, वो कंपेयर करना चाहती थी कार के अंदर के और बाहर के सीन को, कि अंदर तो उसकी पेल और वीक मदर है, जबकि बाहर अगर आप देखोगे ट्रीज़ को जो कि एकदम दौड़ते हुए दिख रहे हैं, सो दे आर फुल ऑफ लाइफ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये क्या सिग्निफाई करते हैं? आंसर आपको मिल जाएगा इसकी पीडीएफ में, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ एमसीक्यूज, पोएट कौन है? तो कमला दास इसकी पोएट हैं। देन उनका वर्क जाना जाता था ओरिजिनलिटी वर्सैटिलिटी के लिए। देन व्हाट काइंड ऑफ पेन इन एक दैट द पोएट फील्स, तो अपनी माँ को लूज़ करने का उनको पेन और एक था। कौन सी लैंग्वेज में कमला दास अपनी स्टोरीज लिखती है? तो इंग्लिश और मलयालम क्योंकि वो केरला से बिलोंग करती थी। पोइटिक डिवाइस चूँकि इस पोएम में यूज़ किया है, तो यहाँ पर मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन सब कुछ यूज़ किया गया है। देन इसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है यार माई मदर एट 66 का? तो यहाँ पर पोएट के फियर को दर्शाया गया है ऑफ लूजिंग हर मदर। पोइटिक डिवाइस ट्रीज स्प्रिंटिंग में, यह मैंने आपको बता ही दिया था, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पोएम का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है ना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी पूछ ले तो यहाँ पर मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन सब कुछ यूज़ किए गए हैं। और जो नैरेटिव स्टाइल है ना, इट इज़ यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस। तो आप जब देखेंगे ना तो ये पोएम में कहीं पर भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा, एकदम लास्ट में फुल स्टॉप है। तो 14 लाइन की ये पोएम है और बिना फुल स्टॉप के यहाँ पर बिल्कुल एक फ्लो में इसको बताया गया है। देन नैरेटिव स्टाइल क्या है इस पोएम की? तो एक सिंगल थॉट है और उसको मिक्स किया गया है जीवन की हार्श रियलिटीज़ के साथ, तो ऑप्शन डी। देन मेन आइडिया इस पोएम का क्या है कि हम यहाँ पर इटर्नल पेनफुल एज और उससे रिलेटेड फियर्स को दर्शाना चाहते हैं ना। पेनफुल जो, जैसे यार कोई बूढ़ा होता है तो डेफिनेटली यार हमें दुख होता है कि यार अब इनकी हालत ऐसी क्यों हो रही है, और फिर जब वो छोड़ के चल जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो फियर्स हैं वो भी वहाँ पर अटैच रहते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम देखें तो कौन है पोएट यहाँ पर? सो कमला दास पोएट है हमारी। Then what was poet's childhood fear of losing her mother? Option A. What has been compared to late winter moon? तो poet की mother को late winter moon से compare किया गया था। And what were the parting words of the poet? So parting words क्या थे? See you soon. और expression थे smile, smile and smile. Next है who is I? तो I saw my mother. तो ये I कौन है? poetess है कमला दास। I क्या realize करती है? So I realize करती है यहाँ पर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ठीक है, ये उसको रियलाइजेशन होता है। क्या ये रियलाइजेशन पेनफुल था? तो वाई वॉज रियलाइजेशन पेनफुल? क्यों ये पेनफुल था? बिकॉज इट वॉज हार्ड फेट टू एक्सेप्ट, है ना, बहुत हार्ड था ये एक्सेप्ट करना कि उसकी मम्मी अब उसके साथ नहीं रह पाएगी या वो मर सकती है जल्दी। विच लाइन इनकॉपरेट सिमिली? तो सिमिली अलंकार आपको कहाँ पर देखने को मिलता है ना, सिमिली पोएटिक डिवाइस जहाँ पर लाइक और एस का प्रयोग किया जाता है। तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सिमिली लग जाएगा। देन व्हाट थॉट डिड द पोएट पुट अवे? तो क्या थॉट था वो? तो इट वॉज द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ मदर, है ना, उसकी माँ की आने वाली मृत्यु, तो उस थॉट को पुट अवे करना चाहती थी। व्हाट डिड पोएट सी व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द कार? तो उसको ट्री, हाउसेस, चिल्ड्रन सब कुछ देखने को मिलता है, ऑप्शन डी। ट्री स्प्रिंटिंग क्या सिग्निफाई करता है? ट्री हैव स्टार्टेड रनिंग नहीं, ट्री आर सिमिलर टू चिल्ड्रन नहीं, फ्लीइंग टाइम, है ना, बीतता हुआ टाइम, इसको ये दर्शाता है। देन विच वर्ड इज द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ मिजरेबल? तो मिजरेबल का आपको एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट, ठीक है। तो मिजरेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एकदम हैप्पी, तो मैरी, तो मैरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, अभी अनअकैडमी पर यार एक बहुत ही कमाल का ऑफ़र चल रहा है जहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये ऑफ़र वैलिड है और अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia तो ये ऑफ़र आप अवेल कर पाएंगे, जहाँ पर भारत के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और एकदम मस्त वे में आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अनलॉक कोड है APPedia, जो कि अपने चैनल का नाम है, और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो की पोएम कीपिंग क्वाइट को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो की थर्ड पोएम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरूदा जी के द्वारा। यार एक बहुत ही महान राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से भी यहाँ पर नवाजा गया है।
चिली कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको चिलियन पोएट यहाँ पर लिखा गया है। और जब ये लिखते हैं तो माना जाता है कि ग्रीन इंक का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कि एक सिंबल है डिज़ायर और होप का। बढ़ते हम आगे, और जो इनकी राइटिंग होती है यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती है, एंड इसके अंदर ये एम्फेसिस करते हैं इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी आत्मा को टटोलना और देखना कि जो प्रेजेंट में हमने एक्शन किए हैं क्या वो हमने सही एक्शन किए हैं या फिर नहीं। और रेट्रोस्पेक्शन मतलब जो हमने पास्ट में यहाँ पर चीज़ें करी है उसको एक बार एनालिसिस करना कि क्या हमने सब कुछ सही तो किया है ना, और अगर सही नहीं किया तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना, पश्चाताप करना। नाउ पोएट यहाँ पर एक और चीज़ पर एम्फेसिस करता है, वो है सोल सर्चिंग, मतलब अपनी आत्मा को टटोलना और ये एनालिसिस करना कि क्या हम सब कुछ सही तो कर रहे हैं ना। और पोएट ये भी चाहता है कि सब कुछ एकदम शांति में रहे, पीस में रहे और एकदम भाईचारे की भावना से सारी चीज़ें आगे बढ़े। नाउ एक बार अब जल्दी से इस पोएम का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपके मैसेज, थीम, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर आराम से डील हो जाएंगे। सो कीपिंग क्वाइट को पैब्लो नेरूदा ने लिखा है, यही इनका पेन नेम है। इनका बहुत ही बड़ा सा नाम है जो कि आपको एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जब आप इस पोएम के ऊपर वाले उस सेक्शन को पढ़ोगे अबाउट द पोएट के अंदर। नाउ यहाँ पर जो पैब्लो नेरूदा है वो डिस्कस करते हैं नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, कि क्यों यार हमें शांति की यहाँ पर आवश्यकता है, एकदम सन्नाटे की आवश्यकता है। वो स्ट्रेस करते हैं कि बिल्कुल वी हैव टू बी क्वाइट एंड हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग, है ना। तो हमें एनवायरनमेंट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के प्रति हार्मलेस रहना है, उनको बेफालतू में मारना नहीं है। और वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें पीस और हार्मनी को मेंटेन करना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आत्मा का निरीक्षण करें, हम इंट्रोस्पेक्शन करें। तो अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले राइमिंग स्कीम को अगर हम देखें तो जो भी यार अपने लास्ट वर्ड्स रहते हैं अगर वो कहीं ना कहीं राइम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर राइमिंग स्कीम बनती है, नहीं कर रहे तो नहीं बनती। जैसे 12, स्टिल, अर्थ, लैंग्वेज, सेकेंड, मच, भाई सब कोई राइमिंग नहीं हो रही है, सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये एक फ्री वर्ड्स है, मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम के अंदर। फर्स्ट स्टेंजा आपकी स्क्रीन पर है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप ऑल स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, तो पॉइंट्स में आपको बता दूंगा मैं। पोएट सभी से बोलता है कि आपको अपने दिमाग में 12 तक गिनती गिननी है, और यहाँ पर जो नंबर 12 है वो रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, है ना, क्योंकि 12 घंटे रहते हैं। आप क्लॉक में जब देखेंगे तो आपको 12 तक का सिंबल देखने को मिलेगा। देन इसके बाद 12 ही महीने रहते हैं एक ईयर में, तो 12 एक तरह से टाइम को यहाँ पर डिनोट कर रहा है ना। वो चाहता है कि हम सभी इस पूरे टाइम में काम रहें और स्टिल रहें। नाउ पीपल अक्रॉस द नेशंस, वो सभी क्या हो जाएं, एक दूसरे से यूनाइट हो जाएं, और वो यहाँ पर कोई भी भाषा ना बोले। यहाँ पर जो पोएट है उसने बोला है कि यार ये लैंग्वेज जो है ना यही सबसे बड़ा बैरियर है, और अगर यहाँ पर अलग अलग भाषाएं नहीं होंगी, है ना, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मराठी, देन अरबिक भाषा, फिर आपकी, है ना, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, और यही क्या करती है, एक प्रकार का डिफरेंस क्रिएट करती है। सोच के देखो कि अगर एक तरह की भाषा होती पूरी दुनिया में तो कितना बेस्ट होता। सो यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो लैंग्वेज है यही यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करती है। रादर दे शिल कीप क्वाइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, है ना। तो वहाँ पर वो क्या करें, बिल्कुल सन्नाटे की बोली बोलें, सन्नाटे की भाषा बोलें, मतलब भाषा बोले ही ना। Then this will bring unity among all the humans on the face of earth. तो इस पूरे पृथ्वी पर सभी लोग एकदम यूनाइट हो जाएंगे। For at least one moment, no one shall move his arm either कुछ भी सिग्नल करने के लिए, फाइट करने के लिए, एक दूसरे से आर्ग्यू करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको अपने आर्म्स को यूज़ नहीं करना है ना। तो यहाँ पर आर्म्स का मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं। एक आर्म्स होता है फायर आर्म, है ना, मतलब आपको हथियार यूज़ नहीं करने, और एक और आर्म है कि आपको अपने हाथ पैर भी नहीं चलाने किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब दो जो वर्ड्स हैं वो आगे के रिपीट होते हैं। जैसे वी विल में आप देखेंगे तो डब्ल्यू की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, और वो भी एकदम कॉन्जिक्यूटिव शब्दों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। पूरा शब्द ही अगर रिपीट होता है तो उसको अपन रिपीटेशन बोलते हैं। देन सेकेंड स्टेंजा है कि इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश इंजन एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक ऑन हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पर यही बोला गया है
कि व्हेन एवरीथिंग विल कम टू एन स्टैंड स्टिल, सब कुछ एकदम रुक सा जाएगा, तो यार एक रेयर सिचुएशन रहेगी। और इस सिचुएशन को अभी अभी हमने एक्सपीरियंस किया था कोरोना में, है ना, जहाँ पर सब कुछ एकदम रुक सा गया था एंड कोई यहाँ पर किसी रश में नहीं था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी एंड एवरीवन एकदम काम क्वाइट घर पर थे, यूनाइटेड थे एंड एकदम स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर बन गया था ना। तो कोरोना से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज ये कभी पहले नहीं हुआ, डेफिनेटली भाई साहब, ऐसा कभी सन्नाटा पहले हुआ नहीं था कि पूरी दुनिया रुक गई है। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग अदर लिविंग बींग्स, है ना, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा एंड और फॉर फूड और अर्न हिज लाइवलीहुड, है ना, जो भी काम है सब घर से यहाँ पर हो रहा था कोरोना के टाइम में भी। ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली विल गेट सम टाइम टू लुक अपॉन देयर इंजरीज, है ना, जैसे जो मजदूर वर्ग है वो भी अपनी इंजरीज़ को देख पाएगा कि अच्छा हाँ यार बहुत काम किया है एंड बहुत अचीव कर लिया है लाइफ में एंड कोई किसी को भी डैमेज यहाँ पर कॉज नहीं करेगा। लिटरेरी डिवाइसेज यहाँ पर वी वुड, है ना, WW, सडन स्ट्रेंजनेस एस रिपीट हो रहा है, हिज हर्ट हैंड एच रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन लग जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes, walk about their brother in the shade and do nothing. What I want should not be confused with total inactivity, and life is what is about. I want no truck with death. So इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो लोग जो कि इस ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर को, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, मतलब बिना किसी वापस पेड़ लगाने के इंटेंशन से पेड़ को काटना, उसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। माइनिंग की जाती है ना, तो वहाँ पर माइनिंग से भी क्या होता है, बैलेंस ऑफ द अर्थ बिगड़ता है। जैसे अभी आपने सुना होगा बक्सवाहा जंगलों में डायमंड की माइनिंग करने के लिए सारे पेड़ को काटा जा रहा था, है ना, सो वो अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था। सो ये जो है माइनिंग करना, डीप सी में फिशिंग करना, है ना, उससे क्या होगा, आप मराइन इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हो। सोल्जर्स हु यूज़ वेपन टू किल फेलो ह्यूमन बींग्स, है ना, लोग मानव ही मानव को यहाँ पर मार रहा है, तो इन सभी को भी यहाँ पर टाइम मिल जाएगा और ये इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे इनटू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, कि इनके एक्शन से क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे। दे आर मेनली डूइंग देयर जॉब और फॉलोइंग ऑर्डर्स, ठीक है, तो ये तो अपना जॉब ही यहाँ पर कर रहे हैं और ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स देम टू पुट न्यू क्लॉथ्स, वो चाहता है कि सभी लोग ये एक्सप्लॉइटेशन भरे कपड़ों को छोड़ें और नए कपड़े यहाँ पर पहने और एक नया अप्रोच इस लाइफ के प्रति अपनाएं और रियलाइज़ करें कि भाई आप जब लोगों को मारते हो तो वो कोई जीत नहीं है ना। जैसे वॉर होता है तो वॉर में फॉर एग्जांपल इंडिया और किसी दूसरी कंट्री का वॉर हो रहा है, तो इंडिया ने सामने वाली कंट्री के 500 सोल्जर्स मार दिए और सामने वाली कंट्री ने भारत के 100 सोल्जर्स मार दिए। तो इससे क्या होगा, अब भले एट द एंड ऑफ द डे कोई जो कंट्री है वो बोल दे कि हम जीत गए, लेकिन यार जो वो 600 सैनिकों को लॉस हुआ है वो तो कितना बड़ा मानव लॉस हो चुका है ना। और वो 600 सैनिक सिर्फ डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, उनके रिलेटेड जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके एक्वेंटेंसेस थे, तो उन सभी पे भी फ़र्क पड़ा है। तो मारना कभी भी क्या है, एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइटेड, है ना, हम सभी यूनाइटेड रहें और अपने दुश्मनों को भी एकदम दोस्त बना लें, भाई बना लें। हम भाईचारे को, पीस को, यूनिटी को प्रमोट करें। नाउ ही डज़ नॉट वांट अस टू स्टॉप आवर वर्क, है ना, वो ये नहीं चाहता कि भाई अपना काम धंधे से रिज़ाइन कर दो और बिल्कुल निठल्ले घर पे बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। काम धंधा तो आपको करना ही है, लेकिन हाँ आप अपने रिजल्ट्स को इस टाइम में एनालिसिस करें कि जो आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, डीड्स मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस में वही एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, वॉर्स विथ W, क्लीन क्लोथ C। एजोनेंस मतलब क्या होता है, जब वॉवेल्स का यूज़ किया जाता है कॉन्जिक्यूटिव शब्दों में। तो जैसे यहाँ पर है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, है ना, तो यहाँ पर सर्वाइवर्स, वुड, नो, है ना, तो यहाँ पर ओ वोवेल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, इसलिए हम इसको एजोनेंस बोल देते हैं। जनरली एग्जाम में एजोनेंस कम ही आता है। रिपीटेशन यूज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब वॉर का बार बार यूज़ किया जा रहा हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रिपीटेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वॉर्स विथ फायर, वॉर्स विथ गैस, ग्रीन वॉर्स, तो ऑलमोस्ट एक ही लाइन में 2-3 बार वॉर 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 शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, तो ये हो जाएगा अपने पास रिपीटेशन, है ना। रिपीटेशन में ये जरूरी नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव हो, अगर उस लाइन में भी रिपीटेड रहे तो रिपीटेशन हो जाता है। फोर्थ स्टेंजा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and once could perhaps use silence might interrupt this sadness and never understand ourselves and of threatening ourselves with death। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी यार ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एंडलेसली,
और उनका एम बस यही कि कैसे न कैसे हमारा कार्य पूरा हो जाए। दे आर ड्रिवन बाय द टारगेट्स, उनको टारगेट्स दे दिए जाते हैं। एंड है ना, एक तो कंपनी वाले लोग भी टारगेट देते ही हैं, साथ ही एक जीवन जीने का, है ना, सर्वाइवल का टारगेट है उनके पास। एंड द थ्रेट ऑफ डेथ, और मौत का भय। सो दे आर इन अ मैड रश, है ना, बिल्कुल एक मैड सी रश में हो कि बस यार कैसे भी कार्य यहाँ पर कंप्लीट करना है, बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। एंड दे सेज दैट परहैप्स इफ़ दे विल पॉज फॉर अ वाइल, अगर हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, और है ना, हम बिल्कुल ये देखते हैं कि यार कितने हमने यहाँ पर चीज़ों को अचीव कर लिया अब तक, तो डेफिनेटली लाइफ बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगी। ही सजेस्ट दैट बाई कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन का हम एक सही पर्पस यहाँ पर से खोज पाएंगे। एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है वी वर में, तो W यहाँ पर रिपीट हो रहा है। लास्ट स्टेंजा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो यहाँ पर पोएट यही सजेस्ट करता है कि अब हमें पृथ्वी से भी यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। जैसे जब अर्थ है तो वो भी यहाँ पर चेंजेस उसके अंदर होते हैं ना, विंटर सीजन में सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है, समर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो यहाँ पर जो अर्थ का काम है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, और अर्थ हमेशा साइलेंटली अपना काम करती है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि अर्थ ढिंडोरा पीट रही है ना, विंटर सीजन के पहले ढोल लेके अर्थ आ गई, सुनो 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 विंटर सीजन आने वाला है ना, सब अपने अपने ठंड वाले कपड़े निकाल लें। नहीं भाई साहब, अर्थ ऐसा नहीं करेगी, वो चुपचाप अपने काम करती रहेगी। सिमिलरली हमें भी यहाँ पर क्या करना है, अपने काम एकदम चुपचाप करना है, टेकिंग अ पोज और इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने लाइफ के अंदर। इससे हमें एक नया जीने का मकसद मिलेगा, हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे ट्रू पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और ये बिल्कुल एक प्रकार से रीबर्थ होगा, है ना। जैसे कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर एक नई जान सी आ गई थी, है ना, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो घर पे रहे, इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट किया, सोल सर्चिंग किया, और रिजुविनेट होके वापस से वो जब आए तो बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। नाउ पोएट ने कन्वे किया टू ऑल द पीपल द पर्पस ऑफ हिज मैसेज, है ना, अपने मैसेज का पर्पस यहाँ पर कन्वे किया गया। ही आस्क्ड देम वंस टू टेक अ पॉज, है ना, कि आप सभी रुकें। वो काउंट करेगा 12 तक और सीन के बाहर निकल जाएगा। कीपिंग द सीन ओपन फॉर एवरीवन, है ना, सभी के लिए सीन खुला रहेगा ताकि वो इस पीसफुल टाइम को एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो इस प्रकार से वाली जो पोएम होती है यहाँ पर समाप्त होती है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 तक काउंट करने से क्या यहाँ पर हम अचीव कर पाएंगे। सो यार देखो, जब हम 12 से काउंट करेंगे तो इससे हमें कुछ टाइम मिलेगा जिसमें हम हमारे डीड्स को, हमारे कर्मों को एनालाइज कर पाएंगे, और हम देख पाएंगे कि यार हमारी एक्टिविटीज़ से क्या रिजल्ट यहाँ पर हो रहा है। पीपल इन दिस जो वर्ल्ड हैं, जो कि वॉर्स में और अदर है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, तो वो भी अपने वहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स आवर एंड, है ना। और अगर हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहें तो भाई साहब हम बिल्कुल अंत की तरफ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अगर हम कुछ टाइम लेके इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव हमारे जीवन में मिलेगा। डू यू थिंक पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी इन डेथ? क्या पोएट टोटल इनएक्टिविटी की बात करता है? नहीं भाई साहब, पोएट कभी भी टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता है। पोएट तो बस हम यही चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें, एनालाइज करें और वापस से अपने काम में कंटिन्यू करने लग जाएं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? तो इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ MCQs के टाइटल ऑफ द पोएम क्या सजेस्ट करता है? तो ये सजेस्ट करता है कि आपको मेंटेन करना है साइलेंस। पोएम स्पीक अबाउट क्या है? सो पोएम स्पीक करता है अबाउट द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, नहीं, नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। तो ऑप्शन बी। काउंटिंग अप टू 12 क्या सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है, पहले तो सिग्निफाई करता है आवर्स, मंथ्स और ये सारी चीज़ों को। और कैसे हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा हमें पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए। 2 प्रश्न थे तो सभी मिला के इसका आंसर बन पाएगा, ऑल इसका आंसर रहेगा। पोएट का पेन नेम क्या है? पेब्लो नरूडा। देन स्टाइल ऑफ द पोएम क्या है? तो पोएट हमने देखा ही था जब अबाउट द पोएट पढ़ा था कि वो डिज़ायर एंड होप को यहाँ पर दर्शाता है। एसेंस क्या है? मैसेज यहाँ पर यही कि इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन अपने को करना है पीसफुल एंड हार्मनी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। पोएट फील करता है नीडेड टू बी एट पीस, तो आपको क्या करना है? सोल को सर्च करना है, ठीक है, अपनी आत्मा का निरीक्षण करना है। अकॉर्डिंग टू पोएट बैरियर्स कौन क्रिएट करता है? तो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करती है।
डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, सो क्या डिस्ट्रॉय करता है एनवायरनमेंट? बिल्कुल बिना सोचे गए एक्शंस, वायलेंट एक्शन और बिना सोचे गए कुछ बोल देना, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती है। आंसर ऑप्शन डी। वाई डज पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? क्योंकि यार जब वो बोलेंगे तो इट विल क्रिएट बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लोगों के बीच में, और फिर वो लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि लड़ाई झगड़े की हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, फिर हाथामारी होती है ना, हाथापाई होती है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 12? तो 12 क्या नंबर करता है? सो 12 टाइम को डिनोट करता है। विच टू एक्टिविटीज़ डज द पोएट वांट अस टू स्टॉप? तो पोएट क्या चाहता है? स्पीक एंड मूव, है ना। सो हम बिल्कुल स्पीक भी ना करें और मूव भी ज़्यादा ना करें। नेक्स्ट है व्हाट डज पोएट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? तो अभी लाइट चली गई, थोड़ा सा वो हो रहा होगा, है ना, काला काला हो गया होगा, तो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ऐसे। यस, सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? तो पोएट क्या चाहता है? पोएट चाहता है हमें टू बी साइलेंट। पुन मतलब होता है जब एक शब्द को दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आर्म्स को दो तरीके से यूज़ किया गया है, एक तो ह्यूमन ऑर्गन, एक डिस्ट्रक्टिव वेपन, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश इंजन। तो यहाँ पर एक्जॉटिक मोमेंट क्या है? तो एक्जॉटिक मोमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। वाई इट वुड बी एक्जॉटिक? एक्जॉटिक क्यों रहेगा? क्योंकि इस समय आप सभी को टाइम मिलेगा इंट्रोस्पेक्शन का। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर? सो इससे क्या होगा? तो इससे एक ब्रदरहुड की भावना यहाँ पर डेवलप होगी। सडन स्ट्रेंजनेस क्या रेफर करता है? तो सडन स्ट्रेंजनेस साइलेंस को रेफर करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे मिशन 100 को, और एकदम लेटेस्ट CBSE के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। सो ये हमारी पोएम 4 है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप भी अपनी एंड पर फ्लेमिंगो की किताब को खोल लीजिएगा क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिला देते हैं इस पोएम के पोएट से जिनका नाम है जॉन कीट्स, और ये एक बहुत ही रोमांटिक पोएट है। बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी किसी इलनेस के कारण, और इनकी पोएम के अंदर इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा। इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है, और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लाइंस को पढ़ते हो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है उस चीज़ की, आप उस चीज़ को सोचने लगते हो, तो उसको हम इमेजरी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर इस पोएटिक डिवाइस को इस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है। देन एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो यार देखो, ये कहानी एक शेफर्ड की, शेफर्ड मतलब होता है गडरिया जो कि भेड़ बकरी चराता है, जिसका नाम था एंडीमियन। उस एंडीमियन को एक अप्सरा से प्यार हो जाता है। उस अप्सरा का नाम रहता है डायना। हालांकि उसने उसको कभी देखा नहीं होता है, तो वो बस उसकी खोज में निकल पड़ता है। अब जब वो उसकी खोज में निकल पड़ता है, जंगल पहाड़ ये वो सब कुछ वो खोज मारता है, लेकिन उसको कहीं पर डायना नहीं मिलती है। तभी उसको एक अर्थली मेडन मिलती है, मतलब पृथ्वी पर ही रहने वाली एक सुंदरी उसको मिलती है। वो उससे बोलती कि एंडीमियन, क्या मैं आपकी मदद करूं उस लेडी को ढूंढने में? तो बोलता है ठीक है भाई, सब एक से भले दो, चलो भाई तुम भी चल लो। तो वो दोनों मिलकर उसको ढूंढते हैं। अब डायना तो मिलती नहीं है, लेकिन जो अपना एंडीमियन है इसको प्यार हो जाता है किससे? इसको प्यार हो जाता है उस अर्थली मेडन से। फिर यहाँ पर बस दोनों अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। फिर बाद में एंडीमियन को पता लगता है कि अरे भाई, जिस डायना को मैं ढूंढ रहा था वही डायना है ये जो अर्थली मेडन वहाँ पर आ रही थी। तो बहुत ही फिल्मी सी ये कहानी है। अब सिंस वो इतना नेचर को घूमता है, सब कुछ वहीं पर देखता है, तो वहीं से ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक जो चैप्टर है इसको भी लिया गया है। तो इसकी राइमिंग स्कीम हम सबसे पहले देखें तो देखो, राइमिंग स्कीम निकालने का एक तरीका रहता है कि जो लास्ट वर्ड रहता है उसको आपको देखना रहता है। जैसे फॉर एवर नेवर दोनों राइम कर रहे हैं, फॉर एवर नेवर, कीप स्लीप, तो फॉर एवर नेवर इसको ए बोल देंगे, कीप स्लीप को बी बोल देंगे, तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा आप अपनी किताब में खोल लीजिएगा। थिंक ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर, लवलीनेस इंक्रीजेस, नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्लीप ड्रीम्स, हेल्थ क्वाइट ब्रीदिंग। तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द है बोअर। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। बोअर मतलब क्या होता है? बोअर मतलब होता है एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री। जैसे आपको इमेज में देखने को मिल रही है ना, ट्री के नीचे एक शेडी सी प्लेस है, तो इसी को बोअर बोला जाता है। नेक्स्ट है पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बोल रहा है कि भाई ये जो ब्यूटी है हमेशा स्टे करती है, ये कभी फेड नहीं होती है, रादर ये इंक्रीज होती रहती है विद पासिंग टाइम। अब ब्यूटी कौन है? नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, काचा बादाम वाली ब्यूटी नहीं है, इंस्टाग्राम वाली ब्यूटी नहीं है, ये आपकी नेचुरल ब्यूटी है जो कि हमेशा रहती है। जैसे आपने देखा होगा माउंटेन है ना, ओशियंस,
हमेशा रहते हैं। आज से 50 साल बाद जाओगे तो भी वहीं रहेंगे, वो 50 साल पहले भी वहीं थे। सो पोएट बोलता है यहाँ पर, अब वो कंपेयर करता है शेडी ट्री को एक ब्यूटी से, है ना। बोलता है कि यार कितना ब्यूटीफुल है ये, बिकॉज अंडर द शेडी ट्री ऑल द क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुल, है ना। सभी लोग एकदम पीसफुली सो सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ को ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार समर सीज़न के अंदर क्या होता है, समर सीज़न के अंदर यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो हम बिल्कुल पेड़ की छाँव में जाते हैं और एकदम रिलैक्स करते हैं। देन यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जहाँ पर आगे के 2 शब्द रिपीट होते हैं, जैसे स्लीप शिप तो एस रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। मेटाफर एक बेसिक सा कंपैरिजन, बोवर क्वाइट तो यहाँ पर जो कामनेस है बोवर की उसको कंपेयर किया गया है एक कामिंग इफेक्ट से। तो सिंस ये कामनेस को कामिंग इफेक्ट से कंपेयर किया गया है तो यही क्या हो जाएगा, अपना मेटाफर हो जाएगा। Then second stanza, therefore on every morrow we are running a flowly bend to bind us to the earth, spite of despondence in human breath, noble nature, gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं। मोरो मतलब होता है टुमारो, मतलब द फॉलोइंग डे। रेडिंग मतलब होता है एनसर्कल करना। जैसे अगर आप एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन जाओगे, फिर आप पब्लिक में जाओगे तो सब लोग आपको एनसर्कल कर लेंगे। डेस्पॉन्डेंस मतलब डिप्रेस्ड हो जाना, और ग्लूमी मतलब एकदम सैड हो जाना, जैसे इमेज में ये बच्चा हो रहा है। देन यहाँ पर क्या बोला जाता है, पोएट बोलता है कि एवरी डे जो ब्यूटी है यार वो फिल कर देती है हमारे अंदर एक स्पिरिट टू लिव, ठीक है। सो जो ब्यूटी है उसी के कारण हमें एक जीने की आशा, एक जीने की किरण मिलती है। नाउ इट इज़ द ब्यूटी जो कि हमारे अंदर एक आशा की किरण को बिल्ड करती है, डिज़ायर को बिल्ड करती है, ताकि हम जितने भी सैड और ग्लूमी डेज हैं, जितने भी क्रूअल पीपल हैं हमारे आसपास, उन सभी को डील कर पाएँ। सो पोएट यहाँ पर बोलना चाहता है कि बिना ब्यूटी के भाई साहब अर्थ पे बहुत सारे क्रूअल पीपल हो जाएंगे, हर जगह सैड एंड ग्लूमी डेज ही रहेंगे। ब्यूटी जो कि भगवान के द्वारा क्रिएटेड है, यही हमें हेल्प करती है इस सैडनेस को हमारे दिलों से मिटाने में। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है एलिट्रेशन, बाइंड बेंड, बी रिपीट, नोबल नेचर एन रिपीट, सम शेप एस रिपीट। मेटाफर बेसिक कंपैरिजन, रेडिंग ए फ्लावरी बेंड तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लाइफ में वो बाइंड कर रही है अर्थ से, है ना। सो एक फ्लावरी बेंड को कंपेयर किया गया है किससे, कि एक ऐसी ब्यूटी जो कि हमें बाइंड कर दें। तो बेसिक कंपैरिजन है तो मेटाफर यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। थर्ड स्टेंजा है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी boon, simple sheep such are the daffodils, green world they live in clear rills, and that for themselves a cooling covert makes against the hot season the mid forest break। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द कौन से, बून मतलब वरदान, रील्स मतलब वो काचा बादाम वाली रील्स नहीं, ये स्मॉल स्ट्रीम है ना, पतली पानी की स्ट्रीम। ब्रेक मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रोकना, जैसे स्कूटी में ब्रेक लगाते हैं। सो पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल चीज़ों को जो कि हमारे आसपास हैं एंड जो कि अर्थ पे हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, फ्लावर्स, ट्रीज़, है ना, रिवर्स, इन सभी को ब्यूटीफुल थिंग्स बोला गया है। पोएट बोलता है कि जो सारी चीज़ हैं ये एक ब्लेसिंग की तरह है जो कि भगवान ने हर एक क्रिएचर्स को जो भी अर्थ पे हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड की है। फर्दर वो डिस्क्राइब करता है दैट ट्री हमें प्रोवाइड करते हैं शेड, फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी, एंड रिवर्स कूलनेस प्रोवाइड करती है हॉट समर सीजन में। जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं यार, ये ब्यूटी ऑफ नेचर है और ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। बूंद मतलब वरदान, से एक वरदान की तरह है ये। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा हो जाएगा, एलिट्रेशन। तो एस का जब बार बार यूज़ किया जाता है, जैसे स्प्राउटिंग शेडी, सिंपल शीप, कूलिंग कोवर्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एलिट्रेशन। चौथा स्टेंजा है हमारे पास के रिच विथ द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, and such to the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal ring pouring us from the heaven spring। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्रैंड्योर मतलब होता है हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, जैसे सेलिब्रिटी हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, है ना, ऑफिसर्स हो गए। देन उसके बाद आपके ऐसे लोग जो कि बहुत पहले जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो उनकी भी समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। माइटी मतलब एनॉर्मस, बहुत बड़ा। इमॉर्टल मतलब ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, और ब्रिंक मतलब किनारा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ना, पेड़ एकदम किनारे पर लगा हुआ है। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सो पोएट कैरीज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है अर्थ पे, जैसे ब्यूटीफुल रोज़ जो कि हमें एक सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करता है, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। देन वो डिस्क्राइब करता है टेल, मतलब याद रखिएगा बच्चों, स्टोरी, कहानी, है ना। सो कहानियाँ माइटी वॉरियर्स की,
जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे वॉरियर्स जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, तो ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की कहानियों को जब हम सुनते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। Then he says that these beautiful things are gift from God, है ना। तो भगवान की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट है। और यहाँ पर कंपेयर किया जाता है इसको नेक्टर से। देखो जैसे यहाँ पर एक मधुमक्खी फूलों में से नेक्टर, फ्रूट जूस निकालती है ना, तो बिल्कुल यार ये गिफ्ट भी इसी तरह से हैं जो कि भगवान ने हमें दिए हुए हैं। और दीज आर इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग, दैट नेवर पास इनटू नथिंगनेस एंड गिव्स अस अ रीज़न टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी सॉरोस, है ना। बहुत सारे जीवन में भाई साहब दुख, तकलीफ़ें, दर्द, गिले शिकवे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जीने के लिए यहाँ पर एक आशा की किरण प्रोवाइड करते हैं ये थिंक ऑफ ब्यूटी। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस हैं हमारे पास, एच, हैव, हर्ड, एलिट्रेशन। मेटाफर आपका लग जाएगा कहाँ पर, इमॉर्टल ड्रिंक में, क्योंकि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है ना, वो इमॉर्टल है ना। तो इमॉर्टल मतलब क्या होता है, अमर, और ब्यूटीफुल नेचर को भी अमरता से कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर, बेसिक कंपैरिजन हो जाएगा। बढ़ते अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर कौन सी पोएम है, तो भाई सब आसान है, थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम है, ऑप्शन नंबर सी। थिंक ऑफ ब्यूटी रिमेन जॉय फॉर एवर, क्यों भाई जॉय फॉर एवर क्यों है, बिकॉज इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, ऑप्शन है। व्हाट डज नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो नेवर पास इनटू नथिंगनेस इसका मतलब होता है इट इज़ इटर्नल, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप एक्सटर्नल और इटर्नल में। इटर्नल मतलब अमर, है ना, अपने देखा था, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन है। बोवर क्या प्रोवाइड करता है, पीसफुल ग्रूव मतलब पीसफुल रहने की जगह, और रिलैक्सिंग शिप, बिल्कुल भाई साहब दोनों प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, भाई साहब किसकी लवलीनेस इंक्रीज हो रही है, तो ये ब्यूटीफुल थिंग की, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेज आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका मतलब होता है इट इज़ इमॉर्टल, क्या चीज़ इमॉर्टल है ना। इमॉर्टल का एक तरह से वोकैब बेस्ड प्रश्न है ना, तो आपको इसका मतलब बताना है, तो समथिंग दैट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अमर, है ना, तो ऑप्शन बी। बोअर मतलब क्या होता है, एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री, है ना, वो कैब में हमने देखा ही था। देन हमें स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम एंजॉय कर सकें हमारे लाइफ की ब्यूटी को, ऑप्शन नंबर ए। देन इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, ये कहाँ से ली गई है भाई साहब, ये थिंक ऑफ ब्यूटी से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी। वाई आर वी डेस्पॉन्डेंट, डेस्पॉन्डेंट मतलब हम उदास क्यों हैं इस जीवन के अंदर, सो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डिज़ायर्स एंड लैक ऑफ लॉयल्टी, बिल्कुल दोनों ही सही है। अनहेल्दी डिज़ायर मतलब ऐसी चीज़ें जो करना, है ना, जिससे दूसरों का नुकसान हो, बस खुद का सोचना। एंड लैक ऑफ नोबेलिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ना होना, एथिकल वैल्यूज़ ना होना, है ना, मोरालिटी ना होना, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में नैतिकता की कमी, ठीक है। सो दोनों ही है, तो इसलिए हम दुखी हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्या पैल को रिमूव करती है भाई साहब, सो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है वो पाल या सैडनेस को रिमूव कर देता है। इन ह्यूमन ड्रेथ ऑफ नॉबल नेचर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ नोबल फीचर। ड्रेथ मतलब होता है कमी, है ना, कमी मतलब लैक, और नोबल नेचर्स मतलब अच्छे लोग, नोबल लोग, तो नोबल लोगों की कमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटी डैड कौन है यहाँ पर, सो माइटी डैड है हमारे पास ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए यहाँ पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है ना, हु हैव डाइड फाइटिंग फॉर द कंट्री। ग्रैंड्योर मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रैंड्योर को क्यों एसोसिएट किया है माइटी डैड से। माइटी डैड मतलब जिन्होंने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर किया है, सेक्रीफाइस किया है, और ग्रैंड्योर मतलब हाई रैंक उनको क्यों दी जा रही है, इसलिए बिकॉज दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर सेक्रीफाइस। जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह जी, है ना, तो उन्होंने यंग एज में भारत देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, तो आज उनको सोसाइटी में बहुत ही अच्छी रैंक दी जाती है, उनको बहुत ही सम्मान के भाव से देखा जाता है। दैन इसके बाद पोएटिक डिवाइस जो कि एंडलेस से हेवन स्प्रिंग में, तो भाई साहब इमेजरी का यहाँ पर बहुत कमाल का यूज़ किया गया है, मैंने शुरू में आपको बताया था, ऑप्शन बी। स्टोरीज मतलब क्या होता है, टेल्स, ऑप्शन बी टेल्स। नेक्स्ट अब सीबीएसई के सैम्पल पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि कीट डिस्क्राइब करता है बून इन दी पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर बून को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। सो विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो, ट्री हमें सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, अर्थ को क्लीन रखते हैं, ब्यूटी अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो ये है ही। तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जब हम उसको ऑफिशियल आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लगाया गया है कि इट प्रोवाइड्स अस रिलीफ फ्रॉम द हीट। नेक्स्ट है रैशनलाइज करना है आपको यूज़ ऑफ मेटाफर एंडलेस फाउंटेन में, तो आसान है यार कि मेटाफर का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो भी नेवर एंडिंग है और एंडलेस फाउंटेन भी नेवर एंडिंग है। दैन इसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ डज कीट्स पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी अपील रिचली टू द सेंसेस, स्टिमुलेट करती है रीडर की इनर साइट
एज वेल एज सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। तो देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछा गया है सैम्पल पेपर में। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आपको बेसिकली वही बताना है कि कौन कौन से थिंग्स ऑफ ब्यूटी और कैसे उन्होंने आपके कौन से सेंस को अपील किया। जैसे अपन ने देखा था एक रोज़ वाला है ना, कि मस्क रोजेज़ हैं, उसने हमें एक सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड किया है ना। आप थोड़ा सा बैक करके देखना, मैंने बताया था वहाँ पर। ऐसे जब आप क्लियर रील्स को देखते हो तो आपको एक सेंस ऑफ कूलनेस मिलती है ना, एक ठंडी हवाएं मिलती है। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। एक जितने भी आपको वहाँ पर पॉइंट्स थे, डैफोडिल्स हो गया, बोवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, मिड फॉरेस्ट ब्रेक हो गया, मस्क रोज़ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है बस। देन PYQ, तो 2020 में प्रश्न आया था, मेंशन करना है आपको थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो भाई सारी ब्यूटी जितनी भी इस पोएम में मेंशन है सब बता दो यहाँ पर, सन, मून, ट्रीज एक्सेट्रा। देन इसके बाद एक्सपेक्टेड प्रश्न है कि देयरफॉर वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बेंड। तो ये क्या आपको सजेस्ट करता है? तो देखो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें सराउंड कर लेती है और ये हमें एक रीज़न प्रोवाइड करती है जीवन जीने का। नेक्स्ट है अपने पास कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ। तो थिंग ऑफ ब्यूटी के कारण वो अपनी लाइफ को लव कर पाता है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट टाइम? नहीं भाई साहब, इसका तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा और इसकी PDF में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। देन इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, है ना। तो वही थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में लिखना है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ MCQs, पोएट कौन है भाई साहब? जॉन कीट्स हैं। कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? सो सन, मून, यंग ट्रीज, स्ट्रीम्स, फ्लावर, सब कुछ मेंशन्ड है। ऑप्शन डी। Which things cause suffering to the human being? So lack of virtues and inhuman act, इससे सफरिंग मिलती है हमें। हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर? तो ये जॉय फॉर एवर क्यों है? बिकॉज ये ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है और इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लेमिंगो की 5th पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स के बारे में। तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम इतने कमाल धमाल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम को। और मिशन 100 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि यार इंग्लिश में हम फुल नंबर्स को स्कोर कर पाएँ। लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और फ्लेमिंगो की पोएम 5 ऑन जेनिफर टाइगर को हमें यहाँ पर देखना है। इस पोएम को लिखा है एडनी रिच ने और ये एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि महिलाओं के मुद्दों को और उनकी आवाज़ को उठाता है। शी टॉक्स अबाउट द वुमेंस एक्सपीरियंस, है ना। तो महिलाओं के एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि कैसे यार वैवाहिक जीवन के बाद क्या एक परिवर्तन आता है किसी महिला की लाइफ में। एंड वो एक्सप्लोर करती हैं यहाँ पर एक इनर फीलिंग ऑफ अ वुमेन, क्योंकि शी हरसेल्फ वुमेन है। और वो यहाँ पर बताती है कि कैसे यार अगर एक महिला किसी डोमिनेंट हस्बैंड के अंदर रहती है तो क्या उसकी इनर फीलिंग रहती है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि यार इस पोएम में हमें बार बार मिलने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, तो उनको पहले ही देख लेते हैं। प्रेंस मतलब होता है स्प्रिंगी स्टेप्स के साथ भागना और किसी भी चीज़ के ऊपर से जंप मार लेना। टोपास मतलब होता है ब्राइट येलो कलर का स्टोन, है ना, जिसको जनरली अंगूठी में पहना जाता है, ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। डेनिजन्स मतलब होता है सिटीजन्स। स्लीक मतलब होता है एकदम एलिगेंट है, बिल्कुल बहुत ही मस्त। देन चाइवेलरिक मतलब जनरली एक ऐसा इंसान जो कि कर्टियस है, स्पेशली टू वुमेन, है ना। या फिर आप बोल सकते हो एन एक्ट ऑफ जेंटलमैन, मतलब बहुत ही सहजता से किसी महिला से बात करना, उसको बोलते हैं हम चाइवेलरिक। ऑर्डियल मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस। प्रांसिंग मतलब वही देख लिया अपनों ने, जंप करना। फ्लटरिंग मतलब शेक करना, जैसे इस वाली पोएम के अंदर एक शब्द आएगा फिंगर्स फ्लटरिंग, मतलब फिंगर्स क्या कर रही हैं, शेक कर रही हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा आप अपनी किताब में इसको खोल सकते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रिंट्स अक्रॉस स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर फ्रॉम मैन बीनीथ द ट्री, पेस इन स्लीक चाइवेलरिक सैटेनिटी। तो यहाँ पर पोएट के द्वारा यही बोला गया है कि एक लेडी है जिसका नाम ऑन जेनिफर है और वो एम्ब्रॉयड्री कर रही है एक पीस ऑफ क्लॉथ पर। तो जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है ना, धागे के माध्यम से किसी भी कपड़े के ऊपर या पैनल के ऊपर जब कुछ डिज़ाइंस बनाई जाती है तो उसको एम्ब्रॉयड्री बोलते हैं। ये जो पैटर्न है यार जो यहाँ पर बनाया जा रहा है पैनल के ऊपर, उसमें टाइगर्स को शो किया जा रहा है और टाइगर्स क्या कर रहे हैं, वॉल के अक्रॉस जंप कर रहे हैं। टाइगर्स को एकदम ब्राइट येलो कलर में दर्शाया गया है और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मेटाफर का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो टाइगर है उसके कलर को टोपाज से कंपेयर किया गया है। टोपाज मतलब क्या होता है, एक ब्राइट येलो कलर का स्टोन। नाउ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है और ये जो डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है जो वहाँ पर पैनल पर बनाया गया है यही उनका घर है। ये जो टाइगर है एकदम प्राउड है, फियरलेस है, किसी से डरते नहीं हैं और सिटीजन्स ऑफ फॉरेस्ट हैं।
अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दर्शाया गया है आंट जेनिफर और टाइगर के बीच में, दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में, है ना। जो टाइगर्स हैं यार एकदम फियरलेस हैं, किसी से नहीं डरते हैं, जबकि लेडी जो उन टाइगर्स को बना रही है, एम्ब्रॉयडर कर रही है, वो तो भाई साहब एक नंबर की फट्टू है ना। तो उसकी तो अपने पति से बहुत ज़्यादा मतलब डरती है वो अपने पति से। एंड जो टाइगर्स हैं यार ये तो एकदम शाइनिंग हैं, ग्रेसफुल हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, जेंटलमैन्स ग्रेस हैं, एलिगेंट हैं। लेकिन जो हमारी आंट जेनिफर है वो तो बहुत ही ज़्यादा डल है ना। सो यहाँ पर राइमिंग स्कीम AABB आपको देखने को मिलेगी। और पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एनाफोरा मतलब जब कंजिकेटिव लाइंस में एक तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है, जैसे दे डू नॉट, दे पेस, तो दे शब्द को कंजिकेटिव लाइंस में बार बार यूज़ किया गया है, तो इसको अपन एनाफोरा बोलेंगे। मेटाफर मैंने आपको बता ही दिया था ब्राइट टोपैज में, बेसिक सा कंपेरिजन है यहाँ पर। देन सेकेंड स्टेंजा है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of the uncle's wedding band sits heavily on Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि राइमिंग स्कीम AABB हो रही है, वुल, पुल, बेंड, हैंड। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो लेडी की फिंगर है यार वो ट्रेम्बल कर रही है, शेक कर रही है अपने पति के फियर के कारण। याद रखिएगा, अपने पति के फियर के कारण उसकी जो उंगलियाँ शेक कर रही है। वो परस्यू कर रही है हॉबी यार अपने फ्री टाइम में, लेकिन प्रॉब्ली वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रही है अपने हस्बैंड से कि यार उसके हस्बैंड उसको स्कोल्ड कर सकते हैं, डांट सकते हैं अगर वो आ गए तो, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो उसको कुछ भी नहीं करने देते। उनकी यार फिंगर्स भी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है बिल्कुल एंडलेसली काम करते हुए। एंड इसीलिए अब सिंस इतनी वो टायर्ड हो चुकी है और इतना बर्डन है उनके ऊपर, तो इसलिए उनको जो निडल है उसको पुल करने में भी दिक्कत आ रही है। आइवरी निडल मतलब हाथी के दांत से बनी हुई सुई। देन इसके बाद जो वर्ड है अंकल्स वेडिंग बैंड, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है ना। सो अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब क्या होता है, अंगूठी, जो कि उन्होंने आज भी पहन रखी है और भारतीय ट्रेडिशन में होता है ये, शादी के बाद अंगूठी पहनी जाती है। सो लेडी, अब यहाँ पर वो अंगूठी क्या दर्शा रही है कि जो लेडी है वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, एंड शी इज़ स्टिल बर्डन बाय द वेट ऑफ द रिंग। और वो जो रिंग उन्होंने पहन रखी है उसका वेट, मतलब जो रिंग है वो तो 5-10 ग्राम की होगी, लेकिन उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी उनको पड़ रही है। एंड वेट मीन्स एनसर्कलमेंट या ट्रैप, जिसमें अब वो आ चुकी है ड्यू टू द मैरिड लाइफ, है ना। जब उनने शादी करी उसके बाद उनको पता लगा कि भाई हस्बैंड तो बहुत ही डोमिनेटिंग है और ये तो भाई मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। देन अब वो बर्डनड है यार, मतलब बहुत सारे ऑब्लिगेशंस उनको शादीशुदा लाइफ के आ चुके हैं। और जो उनका आदमी है तो भाई साहब उनको अपनी संपत्ति समझता है, हो ना, उनको कुछ भी नहीं करने देता। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लाइफ वो भी यहाँ पर जी रही है और उससे अब वो थक चुकी हैं, शी इज़ वॉर्न आउट एंड बूढ़ी भी अब वो हो चुकी है। अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम मैंने आपको शुरू में बता दी थी, वुल, पुल, बेंड, हैंड, तो AABB होगी। और एलिट्रेशन मतलब जहाँ पर शब्द बार बार, मतलब शब्द का आगे वाला लेटर रिपीट होता है, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, FF रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। थर्ड स्टेंजा है कि जब आंट व्हेन द आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंग विद ऑल डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल विच शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि हर विश टू लिव अ फ्री फियरलेस लाइफ इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिज़ाइन टाइगर्स, है ना। तो उनने क्या चूज़ किया है, अगर वो चाहती तो गाय, भैंस, गधा, घोड़ा कुछ भी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने टाइगर बनाया है। और ये टाइगर उनके अंदर की डिज़ायर को यहाँ पर दर्शाता है। वो दर्शाना चाहता है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस हैं, किसी से नहीं डरती हैं, एंड बट शी हैज़ बीन ओवर पावर्ड बाय हस्बैंड, ना। तो उनकी इनर मोस्ट डिज़ायर तो क्या है, दैट शी वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, लेकिन एक्चुअल में उनका जो हस्बैंड है वो OP हो जाता है। प्रॉब्ली जो ये और डील है वो कब ख़त्म होगी, वो तभी ख़त्म होगी जब वो मर जाएंगी, तभी उनके ऊपर से जो बर्डन है वो सब ख़त्म होगा। हर फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स है ना, वो भी अब रेस्ट करेंगी जब वो मर जाएंगी। बट स्टिल इवन आफ्टर द डेथ वो रिंग जो रहेगी उनके हाथ में ही रहेगी, इट विल डेफिनेटली बी देयर। एंड वो लास्ट में मरते मरते तक भी, जब तक उनको आग के हवाले नहीं कर दिया जाएगा तब तक भी जो हस्बैंड का रूल है वो बिल्कुल उनके ऊपर चलता रहेगा। आफ्टर हर डेथ, ठीक है, वो तो निपट जाएंगी, लेकिन जो उनकी डिज़ायर है टू लिव फ्री, है ना, टू पोर्ट्रे दैट फियरलेसनेस, वो हमेशा पोर्ट्रे होती रहेगी उन टाइगर्स के माध्यम से, क्योंकि टाइगर्स तो हमेशा एक बार एम्ब्रॉयडरी कर दिया तो वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम सबसे पहले AABB है और प्रिंसिंग प्राउड PP रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर। बढ़ते अब हम आगे और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो व्हाई आर द आंट जेनिफर टाइगर्स, व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर टाइगर, बिकॉज उन्होंने ही उसको एम्ब्रॉयडर किया है, ऑप्शन नंबर D। व्हाई डज व्हाट डज द फ्रेज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट।
हाउ आर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर, तो टाइगर कैसे डिफरेंट हैं, तो टाइगर्स बोल्ड हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज द वर्ड चाइवेलरिक मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चाइवेलरिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स वुमेन, है ना। अपन ने देखा था ना जेंटलमैन, तो वो वुमेन्स की रेस्पेक्ट करे। ऑप्शन बी बोल रहा है कि सिंपैथी रखे उनके प्रति, नहीं सिंपैथी नहीं रखना भाई साहब, रेस्पेक्ट रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है कि वाई हाउ आर ऑन जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब, तो उनको डिस्क्राइब किया गया है ब्राइट, चाइवेलरिक, कॉन्फिडेंट, ऑल ऑफ द अबव, डी। देन इसके बाद हाउ आर दे इन द लाइन्स, हु आर दे इन द लाइन्स, दे कौन है, तो भाई कौन, दे कौन है, दे टाइगर्स मेड ऑफ वूल, है ना। तो टाइगर जो कि पैनल के ऊपर बनाए गए हैं उनके द्वारा, उनको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है दे से। अफ्रेड क्यों नहीं है भाई साहब, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, ऑप्शन है। देन वाई आर दे डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, बिकॉज दे आर द नेटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। नेटिव्स मतलब रहवासी, तो फॉरेस्ट में रहते हैं इसलिए उनको डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बोला है। अगला प्रश्न है कि रिंग का वेट इतना हैवी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग हस्बैंड, ठीक है। तो उनका हस्बैंड डोमिनेटिंग था इसलिए उसको वो वेट बहुत ज़्यादा लग रहा था। व्हाट इज़ आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल, तो वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडर कर रही है टाइगर को। वाई डज शी हार्ड टू पुल किया वो निडल, बिकॉज शी हैज़ बिकम ओल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो ओल्ड है और इसलिए वो हार्ड टू पुल है। वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर, वेडिंग बैंड क्या होता है, वेडिंग रिंग, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए वेडिंग रिंग। लेकिन यहाँ पर वेडिंग बैंड का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है। तो वेडिंग बैंड से हम मतलब क्या है, ठीक है, मतलब अगर हम सीधा वर्ड से मतलब देखें तो वेडिंग रिंग, लेकिन अगर हम यूँ देखें इसका एक्चुअल मतलब इस पोएम के अनुसार क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ। अब सैम्पल पेपर में एक प्रश्न आया था कि इट इज़ क्लियर दैट स्पीकर इन द आंट जेनिफर टाइगर हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ सिंपैथी, है ना, सिंपैथी का एक एटीट्यूड है। PYQ कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी ऑब्लिगेशंस है जो उनके ऊपर आ चुकी है ड्यू टू द मैरिज, तो उसके कारण उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर या बर्डन पड़ रहा है। सो ऑप्शन मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन एक एक्सपेक्टेड प्रश्न है कि डेनिजन्स एंड चाइवेलरिक कैसे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो डेनिजन्स मतलब होता है सिटीजन्स, तो कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और चाइवेलरिक मतलब जो कि एकदम जेंटलमैन है एंड है ना, दे आर वर्दी ऑफ द पोजिशन ऑफ नाइट्स, एकदम किंग वाली पोजिशन के वर्दी हैं अपने टाइगर्स। देन वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग, क्यों उनके हेड्स फ्लटर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके हेल्थ पहली बात तो फ्लटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डर रही हैं, और सेकेंड है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी हो चुकी हैं इसलिए भी उनके फैंस आप फ्लटर कर रहे हैं। देन एक प्रश्न आपके लिए, आप इसको आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अंदर कि वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनके खुद के कैरेक्टर्स हैं, एंड व्हाट माइट बी द पोएम सजेस्टिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा PDF के अंदर। MCQs के व्हाट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोएट, एड्रिन एरिच, ऑप्शन ए। पोएट नॉन फॉर, सो शी इज़ वाइडली नॉन फॉर एन इन्वॉल्वमेंट इन द वुमेंस मूवमेंट, है ना, तो फेमिनिस्ट है वो। देन व्हाट इशू डज द पोएम एड्रेस, तो ये एड्रेस करता है कंस्टेंट ऑफ ए मैरिड लाइफ एंड वुमेन के एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी। डेनिजन्स एंड चाइवेलरिक से आप क्या समझते हैं, सो इससे हम समझते हैं एक डोमिनेंट और एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ वाइल्ड एनिमल टाइगर का। व्हाट विच वर्ल्ड डिपिक्ट करता है डोमिनेंट एरोगेंट एटीट्यूड, तो अभी हमने देखा डेनिजन्स एंड चाइवेलरिक। देन व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड थ्रू आउट वुल इन द सेकेंड स्टेंजा हमें बताते हैं, तो हमें बताते हैं लॉस्ट ऑफ फ्रीडम एंड जो उनके माइंड में फियर था मैरिटल रेस्ट्रेंट्स के कारण। वाई शी फाइंड द निडल हार्ड टू पुल, तो हार्ड पुल करना क्यों था, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ दैट रिंग। व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द रिंग मीन्स, तो इसका मतलब होता है वेडिंग बॉन्ड ऑफ द हार्ड मैरिड लाइफ, है ना, उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लेमिंगो की पोएम द रोड साइड स्टैंड के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मिशन 100 को, और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चलने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो की पोएम रोड साइड स्टैंड को। तो यार बहुत ही कमाल की पोएम है, और रोड साइड स्टैंड इस पोएम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पोएट हैं यार, आपने बचपन में ज़रूर से इनकी कोई ना कोई कविता तो आज तक इंग्लिश में पढ़ी होगी। और ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि मतलब 20th सेंचुरी के सबसे हाईली एक्लेम पोएट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यार इनकी ख्याति है। और ये यहाँ पर लैंडस्केप के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में यहाँ पर चीज़ों को पिरोते हैं। इनकी जो पोएम रहती है यार वो ह्यूमन ट्रेजेडी और फियर से रिलेटेड रहती है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को भी बताया जाता है। देन
इस पोएम के अंदर रोड साइड स्टैंड के अंदर जो फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव पीपल। तो ऐसे लोग यार जिनको यहाँ पर सारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, जो कि डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे उनकी लाइफ रहती है और उनके प्रति यहाँ पर एक सिंपैथी और मानवता का भी भाव रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रखा जाता है। अब इसकी थीम क्या है, क्योंकि यार जनरली आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है यार अनइक्वल सोसाइटी को। तो यार देखो, आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर तराजू में भी देख सकते हैं, ये भाई साहब पैसे पर बैठे हैं, सिगार फूक रहे हैं, और यहाँ पर 4-5 लोग मिलाकर भी इनकी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और वेयर देयर इज़ अ ह्यूज डिवीज़न बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ठीक है, अमीर और गरीब में, हैव्स एंड हैव्स नॉट में बहुत ज़्यादा रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंड ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो वेल्थ प्रॉपरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द प्लाइट ऑफ द पुअर एंड द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो इस पोएम के अंदर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि क्या यहाँ पर हालत रहती है गरीब लोगों की, और कैसे उनको अपने जीवन को निर्वाह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर वापस फोकस किया जाता है अनफॉर्चुनेट फैक्ट पर दैट अनइक्वल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस हैव लेड टू फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस इन द रूरल पीपल। और यार आपने देखा होगा, गांव और शहरों के विकास में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसी अंतर के कारण क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं उनके मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है शहर के लोगों के लिए। तो ये इस कंप्लीट पोएम की थीम है। बढ़ते हम आगे और देख लेते हैं इस पोएम की एक छोटी सी एनालिसिस। तो यार इस पोएम के अंदर टोटल 56 लाइंस आपको देखने को मिलेगी, जिसको 6 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। इस पोएम की जो लिखने की स्टाइल है, राइमिंग स्कीम है, वो ए बी है। हम आगे निकाल के भी देख लेंगे कैसे आ रही है। इस पोएम की जो टोन है वो है सिंपैथेटिक टोन, क्योंकि यार आपने देखा होगा CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो यहाँ पर टोन पूछ लेता है। तो यहाँ पर एकदम सिंपैथी रखी जाती है जो वीकर सेक्शन है तो सोसाइटी डिप्राइव सेक्शन के लिए, उनके लिए। तो फर्स्ट स्टेंजा है आपकी स्क्रीन्स पर। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? तो इस पोएम के अंदर यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है एक रोड साइड स्टैंड को ना। रोड साइड स्टैंड क्या है? सड़क के किनारे बना हुआ कोई दुकान, कोई गुमटी, जिसके अंदर छोटा मोटा सामान यहाँ पर बेचा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में। सो एक स्मॉल टाइम फार्मर है जो कि एक लिटिल शेड लगा लेता है अपने घर के बाहर। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कार वहाँ पर से पास करती है, क्योंकि वो यार एक हाईवे है और हाईवे पर से तो भाई सब एकदम तेज़ी से कार पास करती है। ही डिज़ायर्स टू सेल वाइल्ड बेरीज, वो यहाँ पर वाइल्ड बेरीज, ये स्क्वैश, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर अपनी उस दुकान पर बेचना चाहता है। एंड फार्मर यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, अब जिनको अपनी मतलब प्रतिष्ठा, मान, इन सभी का एक गुरूर रहता है, और है ना बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस रहते हैं इस चीज़ के कि भाई हम मांग के नहीं खाएंगे, हम यहाँ पर वी डोंट वांट चैरिटी, हम बिल्कुल मेहनत पसीने की जो कमाई है उसी को यहाँ पर खाएंगे। सो वो इन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है पैसों के बदले, एंड वो बिलीव करता है कि अगर उसके पास पैसे आएंगे तो डेफिनेटली उसको एक बेहतर लाइफ स्टाइल वहाँ पर जीने का मौका मिलेगा, जैसे कि वो मूवीज़ में देखा करता है। सेकेंड स्टेंजा है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, और इफ एवर अ साइड मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विथ द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, offered for the sale wild berries and wooden quartz, or crook naked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि however he is hopeful and never fulfilled, है ना। तो जो यहाँ पर हमारा पोएट है उसकी जो होप है वो कभी भी यार फुलफिल नहीं होती है। पोएट मतलब यहाँ पर जो हमारा जो रोड साइड स्टैंड पर वो जो दुकान लगाने वाला किसान है उसकी कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो चाहता है कि वो भी एक अमीर इंसान बने। पीपल इन जो कार हैं वो यार दे गो पास विदाउट गिविंग इवन अ कर्सरी लुक, मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो देख लें भाई क्या बेच रहा है ना, बिल्कुल बिना देखे स्पीड में वहाँ से वो लोग गुजरते हैं एट द स्टॉल। एंड इफ़ फ्यू ऑफ देम हैपन टू लुक एट इट, कुछ लोग अगर वहाँ पर रुक भी जाते हैं तो वो जनरली वो जो आगे लेटर्स का घपला हो रखा है, एन या एस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई एन लिखा है, एस लिखा है, थोड़ा आड़ा हो रहा है, तो उसको वहाँ पर पूछने के लिए भाई ये क्या है, इसलिए वहाँ पर रुकते हैं। They believe that such badly painted sign spoil the beauty of the countryside, है ना। और
वहाँ पर बाद में बोल के भी जाते हैं कि देखो इतने बुरी तरीके से इसको पेंट कर रखा है, यहाँ इतना मस्त ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है इस गांव में, और उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरा स्टेंजा, यू हैव द मनी से लेकर दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो यहाँ पर जो फार्मर है, ही टेल्स द रिच टू कीप देयर मनी इफ़ दे आर मेंट टू बी सो क्रूएल एंड मीन, है ना। जनरली होता है ना, हम किसी से गुस्सा होकर भाई रख ले तेरे पैसे, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फार्मर भी बोलता है रिच लोग तुम रखो अपने पैसे, मत दो मुझे, अगर तुम्हें इतना ही क्रूअल और मीन माइंडेड होना है। He is so hurt that they do not notice the stand, but he is hurt that the way he is treated and ignored, ठीक है। तो उसको ये दिक्कत नहीं है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया उसके स्टैंड को या जो भी है, उसको ये दिक्कत है कि यार किस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब इतनी बुरी तरह से कौन ट्रीट करता है, वो भी एक इंसान है और उसको बस सब इग्नोर करके जा लेते हैं। He wishes for some city life and money which he has seen in movies and other media, but the political parties are denying him all these plush lives. So आपने देखा ही होगा यार, पॉलिटिकल पार्टीज़ भले वो भारत की हो कहीं की भी हो, जो उनको मेन काम रहता है वो वोटिंग से रहता है। आप बस उनको वोट कर दो, बाकी उसके बाद आप भूल जाओ कि 5 साल तक वो भी कुछ थे। तो हर जगह यही रहता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि जो सपने में देखता हूँ शहर की लाइफ के, उसको मैं कभी फुलफ़िल नहीं कर पाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें एक बड़ा योगदान है, जिसके कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। देन फोर्थ स्टेंजा है, इट इज़ इन द न्यूज़ से लेकर डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ नोन दैट सम गुड डूअर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि अच्छे कार्य करते हैं, प्लान टू रिमूव देयर पावर्टी, है ना। वो प्लान भी करते हैं कभी कभार कि चलो यार ये जो गरीब लोग हैं गांव के, इनकी पावर्टी को हम दूर करते हैं, इनके लिए हम कुछ करते हैं, इनकी गरीबी को मिटाते हैं। दे एम टू बाय देयर प्रॉपर्टी ऑन द रोड साइड, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी खरीदने आ जाते हैं कि चलो आपकी गरीबी हम मिटाते हैं, आप हमें आपकी प्रॉपर्टी भेज दो, क्योंकि एकदम रोड साइड पे है। और भाई अब रोड साइड पे वो प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर क्या होगा, मस्त बड़े बड़े थिएटर्स बनाएंगे, स्टोर्स बनाएंगे। एंड गुड डूअर्स प्लान टू शिफ्ट द विलेजर्स इन टू द विलेज एंड टुगेदर, ठीक है। सो वो क्या चाहते हैं कि हम जो गांव वाले जो हैं वो बिल्कुल अंदर की साइड भरे हुए रहें, है ना, एक साथ मिलकर अंदर की साइड रहें, और जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर सब इन लोगों का कब्जा हो। तो एक तरह से यहाँ पर एक तंज कसा जा रहा है ना, एक आयरनी बताई जा रही है कि जो गुड डूअर्स है ना, जो कि हमारा आयरॉनिकली भला चाह रहे हैं ना, मतलब एक आप बोल सकते हो कि दिखाने के लिए हमारा भला चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द इनके मनी माइंडेड हैं ये सब भी लोग, और चाहते हैं कि बस हमारी पैसे, मतलब वो प्रॉपर्टी को खरीद ले, मेन प्रॉपर्टी, उसको वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स खोल दे। नाउ दे विश टू टीच देम द वेज दैट कुड चेंज देयर गुड एंड हेल्दी हैबिट्स, है ना। वो साथ साथ चलो प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ वो हमें बताते हैं कि क्या हेल्दी हैबिट्स हैं, क्या गुड हैबिट्स हैं। इवन एम टू टीच देम टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। और बहुत सी बार तो बोलते हैं, कह रहे आप मस्त प्रॉपर्टी आप बेच दो और दिन में सो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार अगर कोई दिन में सोएगा तो भाई काम कैसे करेगा। द ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना। फिर बताया उसने कि भाई ये सब लालची दयावान लोग हैं। And beneficent beast of prey desire to force the benefits on the poor village people and befool them, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि बस इनको ऐसा दिखाएंगे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, हमें बीफूल करेंगे। फिफ्थ स्टेंजा है, समटाइम्स आई फील से लेकर दे कुड नॉट दे हैड नन डिड नॉट इट सी। सो फ्रॉस्ट फिर यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द पर्सनल फीलिंग, कि क्या उनकी पर्सनल फीलिंग्स रहती है। ही इज़ इनटॉलरेबल टूवर्ड्स द फार्मर्स बेटर्ड होप्स। तो यहाँ पर यार हमारा जो फ्रोस्ट भाई साहब हैं, तो वो तो बिल्कुल इनटॉलरेंट, वो बिल्कुल ये सहन नहीं करते हैं कि फार्मर्स के जो होप्स हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनको कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। The windows of the farmer's house just ache to hear the sound of a car stopping to make them purchase, है ना। तो यहाँ पर यार ये जो फार्मर लोग हैं, इनकी बिल्कुल कान तरस चुके हैं कि इनको भी वो साउंड सुनने को मिले जहाँ पर कार स्टॉप हो रही है, लोग इनसे सामान को परचेज़ कर रहे हैं, इकॉनमी का एक बहुत कमाल का फ्लो चल रहा है। However, there are always disappointed, लेकिन वो हमेशा उनको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा ही देखने को मिलती है, बिकॉज कार्स वहाँ पर स्टॉप होती है, लेकिन वो इंक्वायर करती है या तो आगे के रास्ते के बारे में, या पुलिस के बारे में, या फिर आसपास क्या कोई पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है क्या, इस बारे में। लास्ट स्टेंजा है, नो इन कंट्री से लेकर एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। सो पोएट फील करता है क्वाइट डिस्क्रीट एट द पिटेबल सफरिंग्स ऑफ द पुअर विलेज फोक, ठीक है। तो उसके जो बाकी गांव के पुअर मित्र हैं, तो उनकी यार इस प्रकार की कंडीशन को देखकर, इस तरह की दयनीय कंडीशन को देखकर उसको इतना अच्छा नहीं लगता है।
He even held a childish desire for all the poor to be done away with at one stroke to end their pain, है ना। तो उसकी एक बचपन से डिज़ायर थी पोइट की, काश ऐसी शक्ति मुझे पास आ जाए कि मैं बिल्कुल एक स्ट्रोक में, एक बार में सभी लोगों की गरीबी को दूर कर दूँ। बट ही न्यू दैट ये कितना बचपना था एंड ये मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता इतनी आसानी से। सो ही डिसाइड दैट समवन रिलीव्स हिम ऑफ हिज पेन बाय किलिंग हिम, ठीक है। सो यहाँ पर वो पोइट लास्ट में यही डिज़ायर करता है कि यार मुझे अब सिंस ये काम तो मैं पॉसिबल नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे इस पेन से मुझे मुक्ति देने के लिए कोई मुझे ही निपटा दो, है ना, कोई मुझे किल कर दो। और इस प्रकार से वाला जो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। पोइटिक डिवाइस है मेटाफर, बेसिक अगर कहीं कंपैरिजन रहता है तो मेटाफर रहता है, जैसे ट्रस्टिंग सॉरो। एलिट्रेशन जहाँ पर आगे के शब्द रिपीट होते हैं, जैसे ग्रीडी गुड, जी और जी रिपीट हो रहा है। बेनिफिशिएंट बेस्ट, बी और बी रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण, तो जहाँ पर नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी से दर्शाया जा रहा है। सो जैसे रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली पाइल्ड, है ना, तो पैथेटिकली मतलब बिल्कुल दयनीय हालत में, तो दयनीय हालत में जनरली कौन रहता है, एक मानव ही रहता है। सो रोड साइड स्टैंड को सेंसी वाली हालत से दर्शाया गया है। पाइल होना फिर, है ना, पाइल्ड अप होना, सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अपोजिट शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना, ग्रीडी एक तरफ लालची और दूसरी तरफ अच्छा काम करने वाले। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट मतलब क्या होता है ना, बेनिफिशिएंट मतलब एकदम देवता तुल्य और बीस्ट मतलब एकदम राक्षस नुमा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी। बढ़ते हम आगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि व्हाई डिड नॉट द पॉलिश्ड ट्रैफिक स्टाफ एट द रोड साइड स्टैंड। तो देखो जो पॉलिश ट्रैफिक है बिल्कुल ये इतने स्पीड में निकलता है रोड साइड स्टेट के सामने से कि क्या ही बताएं, है ना, तो वो क्योंकि उनका मेन फोकस उनका डेस्टिनेशन रहता है। Moreover, they were very critical of the poor decor of the stand and complained that it reduced the beauty of countryside. सो वो स्टैंड पर भी, जो रोड साइड स्टैंड या भाई साहब यार किसान का है, तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉपरली मॉडर्नाइज तो होगा नहीं, बेकार सा कलर वलर कर रखा होगा। तो यहाँ तक वो आते हैं, कंप्लेन कर जाते हैं कि भाई ये तुम्हारे ठेले वेले को अच्छे से कलर करो, क्या पूरा यहाँ पर नेचर की ब्यूटी का तुमने सत्यानाश कर रखा है। तो और उल्टा ये कह जाते हैं वो लोग। Now what news in the poem A roadside stand is making its round in the village? So news about the resettlement, है ना, कि भाई सभी जो गांव के लोग हैं उनको रीसेटल किया जाएगा और उनको मतलब जो गांव का अंदरूनी पार्ट है वहाँ पर सबको पहुँचा दिया जाएगा और आगे आगे की ज़मीन खरीद के वहाँ पर स्टोर्स एंड मॉल्स, थिएटर्स ऐसे बना दिए जाएंगे। Now they would be close to the cities and would not have to worry about themselves anymore. और ये सब काम कौन कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना, जो दानवीन बढ़ने का यहाँ पर ढोंग रचते हैं वही ग्रीडी लोग इसको कर रहे हैं। नाउ व्हाई डू पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सिटी मनी? तो वो क्यों यहाँ पर मनी की रखते हैं आशा, है ना, जो गांव के लोग हैं? बिकॉज यार इट कैन लीड देम अ हैप्पी लाइफ, है ना। अगर रूरल पीपल हैं, रोड साइड स्टैंड पे हैं, वो पुअर डिप्राइव्ड हैं, जैसे जो सिटी के लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, तो अगर इनके पास भी पैसा आएगा तो भी अच्छी लाइफ जी पाएंगे। कुछ MCQs, व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड? तो यहाँ पर इस थॉट को क्या बोला जाता है, चाइल्डिश लॉगिंग, है ना, इन वेन, जिसका कोई मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप अपने पास, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल फोक एट द न्यू लोकेशन? क्या स्टेट रहेगा? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिन कर रखा है। आपको इसका आंसर #ANS लिखकर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको सुझाव दे दूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।